जनरल चैप्टर 11th क्लास का पार्ट नंबर 5 हम लोग स्टार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 6 सॉरी। और इसमें हम लोग करने जा रहे हैं प्रारंभिक प्रविष्टि या ओपनिंग एंट्री। ठीक है, अब देखो ओपनिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री दो टाइप की एंट्रीज होती हैं। क्या होती हैं वो हमने समझना है। राइट साइड पे देखो एक छोटा सा ब्लॉक बना के मैंने लिखा है। उसमें लिखा कि सामान्यतः क्या होता है, जितनी भी कंपनीज होती हैं बड़ी वाली, ये कंपनीज क्या करती हैं, अपने अकाउंट के लिए कुछ किताबें लगाती हैं। ठीक है, जैसे ही साल शुरू होता है, जैसे मान लो 1 जनवरी को हमारा साल शुरू हुआ, 1 जनवरी को ये नई अकाउंट की किताबें लगाएंगी और पूरा साल उन किताबों में ये एंट्रियाँ करते रहेंगे, उनमें लिखते रहेंगे, नोट करते रहेंगे। फिर साल ख़त्म होगा एक साल के बाद 31 दिसंबर को, तो 31 दिसंबर को ये क्या करेंगी, अपनी सारी अकाउंट की किताबों को बंद करके रख देंगी। और फिर अगले दिन 1 जनवरी नए साल में नई अकाउंट की किताबें लगाई जाती हैं। मतलब हर साल नई किताबें खोली जाती हैं, साल के आखिर में उनको बंद कर दिया जाता है, फिर नई किताबें खोली जाती हैं। ठीक है, तो जिस एंट्री के द्वारा हमने इस वर्ष की किताबों को बंद कर दिया, ठीक है, जिस एंट्री के द्वारा इस वर्ष की सारी अकाउंट की किताबों को बंद किया जाता है उसको बोला जाता है क्लोजिंग एंट्री। ठीक है, अंतिम प्रविष्टि। क्लोजिंग एंट्री का मतलब जिस टाइम पर अकाउंट की किताबों को बंद किया जा रहा था, बंद करने को इंग्लिश में बोलते हैं क्लोज करना। ठीक है, तो जब जिस एंट्री के द्वारा सारी अकाउंट की किताबों को क्लोज किया जाए उसको क्लोजिंग एंट्री। और अगले साल की 1 तारीख को सुबह जब हम नई अकाउंट की किताबों को खोलते हैं, तो जिस एंट्री के द्वारा नई अकाउंट की किताबों को खोला जाता है उसको हम बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। ठीक है, तो पिछले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, पिछले साल के आखिर में मान लो हमारे पास 10,000 रुपये पड़े थे, तो अगले दिन सुबह 10,000 रुपये होंगे। 50,000 रुपये का सामान अगर मेरी दुकान में 31 दिसंबर शाम को था, तो 1 जनवरी को मैं दुकान खोलूँगा तो 50,000 का सामान निकल जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ओपनिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री सेम होती है। ठीक है, अब ओपनिंग एंट्री समझें क्या चीज़ है। जैसे मैंने एंट्री बनाई हुई है, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। ध्यान रखें, मैंने जब शुरू में प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट बताए थे तब मैंने बताया था पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर इसके अलावा एक और चीज़ यूज़ होती है हमारी एंट्रीज़ में, जो ये होती है कि जितनी भी हमारी संपत्तियां होती हैं जिनको हम बोलते हैं एसेट्स, एसेट्स सभी जो होते हैं उनको हम दिखाते हैं एंट्री की डेबिट साइड पर। ठीक है, और लाइबिलिटीज़, जो पैसा हमने लोगों का देना होता है उसको हम दिखाते हैं क्रेडिट साइड पर। ठीक है, तो जितनी भी एसेट होंगी वो सभी डेबिट में आएंगी, और जितनी लाइबिलिटीज़ होती हैं जो हमने लोगों का पैसा देना है वो क्रेडिट साइड पर आता है। देखें कैसे, कैश, हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है कैश, तो ये हमारी एसेट होगी, हमारी संपत्ति होगी। बैंक, बैंक में पैसा पड़ा है वो भी तो हमारा पैसा है, तो वो भी हमारी संपत्ति होगी। स्टॉक, स्टॉक का मतलब दुकान में पड़ा हुआ सामान, जो हमारी दुकान में सामान पड़ा है वो भी हमारी संपत्ति है। इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट का मतलब हिंदी में इसको बोला जाता है विनियोग। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास कहीं पर पैसा था और हमने उस पैसे को कहीं पर किसी कंपनी में जमा कर दिया, लगा दिया। ठीक है, ताकि उससे थोड़ा बहुत हमारे को लाभ होता रहे। तो जो हमने कहीं पर पैसा लगा दिया है तो हमारा पैसा, हमारी संपत्ति इसी एसेट साइड पर आ गया। उसके बाद अगला है डेटर्स। पढ़ा था हमने डेटर्स के बारे में। डेटर्स वो व्यक्ति होते हैं जिनसे हमने पैसा लेना होता है, हमारा पैसा उनके पास है तो हमारा पैसा, इस ये भी हमारी संपत्ति होगी। फर्नीचर हमारी संपत्ति होती है, मशीन हमारी संपत्ति होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। अब क्रेडिट साइड मतलब टू वाली साइड को देखें, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो व्यक्ति होते हैं जिनका पैसा हमने देना होता है। हम उधार पर खरीद के लाए थे सामान दुकानदार से, हमने उसका पैसा देना है, तो ये हमारे क्रेडिटर हो गए, लाइबिलिटी होगी। ठीक है, जो पैसा देना है वो लाइबिलिटी। उसके बाद आया है टू लोन। लोन का मतलब होता है उधार। ठीक है, उधार हमने लिया हुआ था, लौटाना है हमने, हमारी लाइबिलिटी होगी। कैपिटल, कैपिटल भी मालिकों द्वारा लगाया गया पैसा होता है, पर ये बोला जाता है कानून की नज़रों में मालिक अलग है और बिजनेस या व्यापार अलग होता है। तो मालिक का हमने पैसा लौटाना है, इसलिए ये क्या हो गया, हमारा लाइबिलिटी होगी। उसके बाद क्लोजिंग एंट्री के बारे में मैंने बता दिया। अब इस चलते हैं इसके थ्योरी वाले पार्ट पर। इस चैप्टर की थ्योरी जो आपने याद करनी है, उसमें सबसे पहले जनरल, जनरल का मीनिंग आपको बता दिया गया। जनरल किताब होती है जिसमें कि सबसे पहले किसी ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है, और लिखा जाता है तो एंट्री के रूप में लिखा जाता है। तो अब मीनिंग में आ जाएगा, आप लिखेंगे जनरल शब्द जो है एक किताब का नाम है। तो ये शब्द में जर, JOUR, जर शब्द जो है फ्रेंच भाषा के शब्द से लिया गया है। फ्रेंच भाषा का शब्द है जोर, और इसका मतलब होता है डायरी। डायरी का मतलब एक किताब जिसमें कि रोज़ का रोज़ कुछ हम लिखते हैं। ठीक है, और उसमें जर्नल में NAL जोड़ दिया गया तो जर्नल बुक का नाम बन गया। अब जर्नल में आगे देखो मैंने लिखा है जर्नल के आगे जर्नलाइजिंग।
ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ जर्नल में कोई भी चीज़ को लिखने की प्रक्रिया जगह जर्नल में जब हम किसी ट्रांजैक्शन को या एंट्री को लिखते हैं ना, तो जर्नल में एंट्री को लिखने की जो प्रक्रिया होती है, जर्नल में लिखने का जो तरीका है उसको बोला जाता है जर्नलाइजिंग। ठीक है। अब आते हैं डेफिनेशन पर। डेफिनेशन जो है एमजे किलर की दी गई है। रोजनामचा मतलब जर्नल एक व्यवसायिक, व्यवसाय मतलब बिजनेस का, अभिलेख मतलब एक कागज़ होता है या बुक होती है जिसमें मूल रूप से, मूल मतलब शुरू में, मूल रूप से व्यवसायिक व्यवहारों को, व्यवसायिक मतलब दुकान के व्यवहार मतलब ट्रांजैक्शंस को, ट्रांजैक्शन क्या हो गई, लेन देन, व्यवहार को लिखा जाता है। जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसको यहाँ पर लिखते हैं। और जो समस्त व्यवहारों को, समस्त मतलब सारी की सारी व्यवहार मतलब ट्रांजैक्शन को संगठित रूप में, संगठित मतलब सारी की सारी एंट्रीज, सारी की सारी ट्रांजैक्शन इकट्ठी ही जर्नल में लिखी जाती हैं संगठित रूप में तथा तिथि के क्रम से एक ही स्थान पर प्रस्तुत करते हैं। एक ही स्थान पर मतलब एक ही किताब में सारी एंट्रियाँ आ जाएंगी और तिथि के क्रम से, मतलब जर्नल में जब हम एंट्रीज करते हैं, जर्नल में जब हम लिखते हैं तो तिथि के क्रम से, पहली तारीख की जो भी कुछ लेन देन हुआ वो पहली तारीख में लिखा, 2 तारीख उसके बाद में आएगी, 3 उसके बाद में आएगी, 4 उसके बाद में आएगी, तो ये तिथि का क्रम हो गया। अब आते हैं इसकी विशेषताओं पर। पहली विशेषता या फीचर्स हमारे को दिए गए, इसमें समस्त व्यवहारों का लेखा तभी होता है जब वे होते हैं और ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन। जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन हुई, जैसे ही हमने सामान बेचा खरीदा, तुरंत हमने अपनी जर्नल में नोट कर लिया। सेकंड पॉइंट है इसमें समस्त व्यवहारों का लेखा क्रमवार होता है और द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अक्रमवार का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो कि आज के दिन की हम बात करें तो आज के दिन जैसे हमने सुबह दुकान खोली, जो ग्राहक सबसे पहले आया, ठीक है, उसकी एंट्री हमने पहले की, जो बाद में आया उसकी उसके बाद में, जो उसके बाद आया उसके बाद में, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन्स होती गई वैसे वैसे ही हम एंट्रियाँ करेंगे, उनको आगे पीछे नहीं करते हैं। तो ये हो गया क्रमवार या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। थर्ड पॉइंट है इसमें समस्त व्यवहारों का लेखा तिथिवार होता है। डेट वाइज एंट्री करते हैं, जो हमने पहले ही लिखा, ठीक है, कि पहली तारीख की पहले की जाएगी, दूसरी तारीख की, फिर उसके बाद 3 की, उसके बाद 4 की, उसके बाद, तो डेट वाइज मतलब तिथिवार क्रम से ही एंट्रीज में लिखी जाती हैं। चौथा पॉइंट है इससे रोज खाता बही में लेखा किया जाता है। आफ्टर जर्नल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड इन द लेजर। खाता बही जो है वो एक अलग किताब होती है जिसको हम लेजर बोलते हैं। हमने स्टार्टिंग में किया था अकाउंटिंग साइकिल, ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा था, एक ट्रांजेक्शन होती है उसको हम लिखते हैं जर्नल में, जर्नल के बाद अगली किताब कौन सी होती है, लेजर, लेजर के बाद हम लिखते हैं उसको ट्रायल बैलेंस में, फिर लिखते हैं फाइनल अकाउंट्स में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जर्नल में लिखने के बाद आगे जो उसके बाद उसे लेजर में लिखा जाता है जर्नल से। अगला पॉइंट हमारे को दिया गया दोहरी लेखा प्रणाली के अनुसार। हमने पहले पढ़ा था दोहरी लेखा प्रणाली या डबल एंट्री सिस्टम क्या चीज़ होती है। हर एक ट्रांजेक्शन के हम दो भाग कर देते हैं, एक भाग को हम बोलते हैं डेबिट और दूसरे भाग को बोलते हैं क्रेडिट। मतलब एक ही ट्रांजेक्शन को दो बार लिखा जाता है, तो इसके कारण इसको दोहरी लेखा प्रणाली या डबल एंट्री सिस्टम कह दिया। तो दोहरी लेखा प्रणाली के अनुसार इसमें हर व्यवहार के डेबिट और क्रेडिट दोनों का लेखा किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम बोथ पार्ट्स डेबिट एज वेल एज क्रेडिट आर रिकॉर्डेड। ठीक है। 6 पॉइंट पर चलते हैं। हर प्रविष्टि के नीचे प्रविष्टि का संक्षिप्त स्पष्टीकरण दिया जाता है। आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन नरेशन इज गिवन। एंट्री जब हमने पढ़ी थी तब वहाँ पर हमने पढ़ा था ना कि एंट्री हम पहले करेंगे, डेबिट हिस्सा लिखेंगे, क्रेडिट हिस्सा लिखेंगे, उसके नीचे एक लाइन लिखते हैं, जो लाइन शुरू होती है फॉर से, ब्रैकेट लगाते हैं, फॉर लगाते हैं, और ये एंट्री के बारे में लिखते हैं कि एंट्री किस चीज़ के बारे में है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, नरेशन, पढ़ा था हमने। ठीक है, तो वही दिया गया कि हर एक एंट्री के नीचे नरेशन लिखी जाती है। 7 पॉइंट है इसमें प्रत्येक व्यवहार का पृथक अस्तित्व होता है। ठीक है, एवरी एंट्री हैज़ ए सेपरेट एग्जिस्टेंस। पृथक का मतलब होता है अलग, सेपरेट का मतलब होता है अलग। हर एक एंट्री जो होती है अपने आप में बाकी सभी एंट्रियों के मुकाबले में बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे को दिया गया, एक ही प्रविष्टि में प्रत्येक व्यवहार का संपूर्ण व स्पष्ट विवरण होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे को बोला गया एक एंट्री जो होती है उसमें पूरी डिटेल, संपूर्ण और स्पष्ट विवरण मतलब पूरी डिटेल दी जाती है उसमें। इन एवरी एंट्री फुल डिटेल इज क्लियरली मैंशनड। ठीक,
उसके बाद चलते हैं, इसमें प्रत्येक दिन के व्यवहारों का लेखा होता है। डेली ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन इट। रोज़ के ट्रांजेक्शन को हम इसमें लिखते हैं। 10th पॉइंट है, एक ही प्रविष्टि के एक से अधिक व्यवहारों का लेखा भी हो सकता है। मतलब एक एंट्री में एक से ज़्यादा एंट्रियों को लिख सकते हैं हम लोग, एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन को लिख सकते हैं, और उसको बोलते हैं मिश्रित प्रविष्टि। मोर देन वन एंट्री में बी रिकॉर्डेड इन ए सिंगल एंट्री नोन एज कंपाउंड एंट्री। अभी हमने पढ़ा कंपाउंड एंट्री के बारे में। कंपाउंड एंट्री वो एंट्री होती है जिसमें कि एक से ज़्यादा एंट्रीज़ को मिला दिया जाता है। अगला टॉपिक हमारा है फंक्शंस ऑफ ए जर्नल, रोजनामचा के कार्य। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है वैसे आपने नहीं लिखना। जो विशेषताओं के पॉइंट हमने 10 ऊपर डिस्कस किए ना, उसमें पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, 7 और 8, 3, 4, 5, 7, 8 पॉइंट जो हैं वो पॉइंट ऊपर वाले यहाँ पर आपने उतारने हैं। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब कुल 5 पॉइंट जो हैं वो इसमें आ जाएंगे रोजनामचा के कार्यों में। उसके बाद अगला टॉपिक आएगा रोजनामचा के उद्देश्य क्या है। ठीक है, जब उद्देश्यों की हम बात करेंगे तो उसमें जो विशेषताओं में पॉइंट थे हमारे 1 से लेकर 10 तक, उसमें से चौथा पॉइंट, छठा पॉइंट, पाँचवा पॉइंट, आठवां पॉइंट जो है वो आप उतारेंगे। ठीक है, मतलब 4 पॉइंट ऊपर वाले आएंगे। ठीक है, पर पाँचवा पॉइंट आप लिखोगे, मैंने मेंशन किया है व्यापारिक विवादों को। विवाद या मतभेद का मतलब होता है आपस में अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है व्यापार में। जैसे कि मान लो कि हमने भेजा था सामान, किसी व्यापारी ने सामान मंगवाया 50,000 का, मैंने 50,000 का भेजा, वो व्यापारी बोलता है नहीं आपने 5,000 का ही भेजा था। ऐसा कोई मतभेद हो जाता है तो ऐसी स्थिति में ये जो है उसको सॉल्व करने में मदद करता है जर्नल हमारी। अगला टॉपिक हमारा है एडवांटेजेस ऑफ जर्नल या रोजनामचा के लाभ क्या होते हैं। तो पहला दिया गया, प्रत्येक व्यवहार की डेबिट और क्रेडिट एंट्रियाँ साथ साथ यहाँ पर लिखी जाती हैं। इससे अशुद्धियों की संभावना कम होती है। बिकॉज बोथ ऑफ द एंट्रीज डेबिट एंड क्रेडिट आर रिकॉर्डेड साइड बाय साइड, मिनिमाइजिंग चांसेस ऑफ द मिस्टेक्स। क्योंकि हमने क्या पढ़ा, एक एंट्री जब करते हैं तो डेबिट्स ऊपर वाली लाइन डेबिट, नीचे वाली लाइन क्रेडिट, और दोनों के आगे ही बराबर बराबर। 500 रुपये की एंट्री है डेबिट में तो 500 की ही क्रेडिट में होगी, तो गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। क्योंकि साथ साथ में लिखा है और अमाउंट अगर एक जगह 500 दूसरी जगह 50 लिख दिया तो तुरंत पता चल जाएगा। नंबर 2, प्रत्येक एंट्री डिटेल के साथ में होने के कारण लेन देन का पूर्ण विवरण एक जगह मिल जाता है। डिटेल इज गिवन अलॉन्ग विद एवरी एंट्री गिविंग फुल इन्फॉर्मेशन ऑफ एंट्री एट वन प्लेस। हमने डिटेल भी साथ में दे दी। ठीक है, उसकी विस्तार से उसके बारे में कहाँ बताया, नरेशन में बताया। एंट्री तो हमने की, नीचे नरेशन लिखी, फॉर करके हमने पूरा कुछ लिख दिया, भाई ये किस चीज़ की एंट्री हम कर रहे हैं, तो सारी डिटेल उसका विवरण जो होता है एक जगह मिल जाता है। थर्ड पॉइंट है, प्रत्येक एंट्री तिथिवार होने से ढूंढने में तिथिवार मिल भी जाती है। ऑल एंट्रीज आर रिकॉर्डेड डेट वाइज सो इट्स इजी टू फाइंड देम एट द लेटर स्टेज। मान लो कि कोई व्यापारी हमारे पास, कोई ग्राहक हमारे पास आया, बोलता है कि मैंने सामान ख़रीदा था, तो फिर मेरे कितने पैसे बने हैं आप बताओ, मैं उतने पैसे आपको दे देता हूँ। तब क्योंकि दिन में जो बड़ी कंपनी होती है उसमें लाखों के हिसाब से ग्राहक आते हैं, हम याद नहीं रख सकते कि भाई कौन सा ग्राहक कब आया था। तो हम उसको पूछते हैं आप कौन सी तारीख को आए थे, वो बताएगा 15 तारीख को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने पीछे पढ़ा कि हमने सारी एंट्री कैसे लिखी, डेट वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हम फटाफट आएंगे 15 पे। ठीक है, मान लो हमारा आगे 16 तो हम पीछे चले जाएंगे, हमारा आया 12 तो हम उससे आगे चलेंगे, फटाफट 15 तारीख निकालेंगे और डिटेल हमारे को वहीं पर मिल जाती है। अगला दिया गया चौथा पॉइंट, जर्नल में पोस्टिंग करने में सरलता होती है। इट्स हेल्प इन पोस्टिंग एंट्रीज इन द लेजर। लेजर में पोस्ट करना जो है, जर्नल से लेजर में पोस्ट करना आसान होता है क्योंकि इसके बाद अगली किताब वही होती है। पाँचवा पॉइंट है, जर्नल होने में ये सुनिश्चित हो जाता है कि डबल एंट्री सिस्टम का पालन हुआ है। व्हेन द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल इट मीन्स दैट द फर्म इज फॉलोइंग डबल एंट्री सिस्टम। क्यों, क्योंकि जर्नल में अगर हमने लिखा तो इसका मतलब ये हुआ एक पार्ट को हमने डेबिट किया, दूसरे पार्ट को क्रेडिट कर दिया, और यही तो डबल एंट्री सिस्टम होता है। 6 पॉइंट हमारा है, जर्नल में प्रत्येक ट्रांजैक्शन के डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्षों को राशि सहित स्पष्ट लिखा जाता है। इसका अमाउंट भी लिखा जाता है और डिटेल भी लिखी जाती है। तो एवरी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द डेबिट एंड क्रेडिट बोथ साइड विद द इक्वल अमाउंट ऑन बोथ साइड्स। दोनों जगह पे हमने एंट्री को लिखा, साथ में अमाउंट भी लिखा, साथ में डिटेल भी लिखी। सातवां पॉइंट दिया गया, वैधानिक दृष्टि से मतलब कानून की नज़रों में लेजर के मुकाबले में जर्नल को अधिक विश्वसनीय माना गया। लीगली जर्नल इज डीम्ड मोर रिलायबल इन कंपैरिजन टू द लेजर। कानून की नज़रों में अगर हम बात करें तो कानून ये कहता है कि अगर बात आती है जर्नल और लेजर की तो उनमें से ज़्यादा विश्वास हम करेंगे जर्नल पे।
क्यों ज़्यादा विश्वास किया जाता है? कारण ये कि अगर ये इसमें जर्नल में एंट्री तभी हम कर देते हैं जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन हुई हमने तुरंत कर दिया। लेजर में तो बाद में किया जाता है। तो अगर हम बाद में करेंगे तो हो सकता है हम कुछ भूल गए, कुछ गलती कर दी, परंतु जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन हुई तुरंत हम उसमें एंट्री करते हैं तो गलती होने की संभावना कम होती है।